people, welcome to the new video of CA Simplified. आज की ये वीडियो एक स्कैम पर बेस्ड है. We all familiar with the word scam. अब हम यही ऐसे दौर में रहे हैं जहाँ शब्द स्कैम बहुत आम हो गया है. आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में जिसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम का दर्जा मिला है. Scam of $65 billion, or to say around 33 lakh 6,017 करोड़ रुपीस. यूएस का ऐसा स्कैम जिससे सारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री गहरे शॉक में थी और जिस पर एक मूवी भी बनी है, द विजार्ड ऑफ लाइफ, और जिस पर एक बुक भी लिखी गई है, टू गुड टू बी ट्रू, द राइज एंड फॉल ऑफ बनी मैडॉफ बाय इरविन. And we also covered Indian Ponzi scams, which we will discuss in slide number 22 of this video. So let's get started. अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पॉन्जी स्कीम होती क्या है. पॉन्जी स्कीम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है जिसमें इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न का लालच दिया जाता है, वो भी लिटिल या नो रिस्क पर, which attracts and tricks new investors to invest their money, and the scammer then uses that money to pay off the older one, or to say initial investors. जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, the name originated with Charles Ponzi, who promised 50% return on investment in only 45 days. अब आप सोचेंगे कि लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया, बट पॉन्जी ने इसे प्लॉट किया था 1919 में. जब उसकी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन स्कीम काफी सक्सेसफुल रही, उसने खुद की सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी स्टार्ट की. ड्यू टू द सक्सेस इन पोस्टेज स्टैम्प स्कीम और टू से इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन स्कीम, इन्वेस्टर्स वर इमीडिएटली एंड इजीली अट्रैक्टेड एंड रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम. बट पॉन्जी ने मनी कलेक्ट तो किया, बट उसे इन्वेस्ट करने के बजाय रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया अमंग ओल्ड इन्वेस्टर्स in the form of profit. But in actual, he doesn't invest a single penny. Investors खुश हुए, प्रचार बढ़ा, इन्वेस्टर्स बढ़े और नई इन्वेस्टमेंट्स यूज होती रही टू पे ओल्डर इन्वेस्टर्स. पॉन्जी स्कीम में यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक नए इन्वेस्टर्स मिलते रहते हैं. जहां इन्वेस्टर्स बंद, वहां सब कुछ बंद और पोल खुल जाती है. इसी फ्रॉड से इसे नाम मिला पॉन्जी स्कीम. अब पॉन्जी स्कीम काम कैसे करती है, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से. ब्लू वॉन्ट्स टू मेक अ क्विक बक, कम समय में ज्यादा कमाना चाहता है. देन ब्लू टेल्स रेड that if red gives him $10, he will make it into $20, just double for $2 commission. Blue then goes to green and orange with same deal. With the money received from orange and green, blue pays back red after his commission. To pay back orange and green, blue has to find 4 more people. Eventually, blue will run out of new investors and he won't be able to pay back. और इसी तरह पॉन्जी स्कीम में पोल खुल जाती है. अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉन्जी स्कीम. वैसे पॉन्जी स्कीम को गेट रिच क्विक स्कीम भी कहा जाता है. जैसा कि स्लाइड में शो हो रहा है, यहाँ अवॉइड किया जाता है पुटिंग इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ऑन पेपर. पेपर वर्क कम से कम रखा जाता है. प्रॉमिस किया जाता है हाई रिटर्न्स एट नो रिस्क. इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्ट्रेशन इज नॉट क्लियर और वेग. प्रॉमिस कंसिस्टेंट रिटर्न्स इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस. कंसिस्टेंट रिटर्न्स की गारंटी होती है. ये तो हो गया ऑल अबाउट पॉन्जी स्कीम. अब आइए उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से पॉन्जी स्कीम इतनी मशहूर हुई, दैट इज बर्नी मैडॉफ. Who is Bernie Madoff? Bernard Lawrence Bernie Madoff is an American investment advisor, financier, hedge fund investment manager, former chairman of NASDAQ, acronym for National Association of Securities Dealers Automated Quotations. It is the world's first electronic stock market, now known as FINRA, Financial Industry Regulatory Authority. Bernie, born on April 29, 1938, Queens, New York. He completed his degree in political science from Hofstra University in 1960. He also studied law at Brooklyn Law School. He was known as market maker as once a time he was the largest market maker on the Nasdaq and the sixth largest market maker for Standard and
over 500 stock with a firm worth $300 million in assets. बर्नी ने जिस स्पीड से नेम फेम कमाया था वो रिमार्केबल था। बर्नी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बन गया था। He was appreciated and praised for his work and covered in the magazines like Forbes and Financial World for his tech-savvy trading practices and commanding salary. He was said to be a darling of regulators, helping them with advice on how to break market monopolies. बर्नी को ऑफर भी मिला टू सर्व ऑन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एडवाइजरी कमिटी ऑन स्टॉक मार्केट। सो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है दैट ही वाज अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैविंग गुड बिजनेस नेटवर्क। अब आइए एक क्विक लुक लेते हैं ऑन जर्नी ऑफ बर्नी। 1938 में बर्नी वॉज बोर्न। 1960 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, बर्नार्ड एल मैडॉक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज लिमिटेड। 1969 में बर्नीज यंगर ब्रदर जॉइन्स द फर्म। 1988 BMIS Bernie's firm becomes the first over-the-counter brokerage firm. 1990 he serves as a chairman of Nasdaq for 3 years. From 90s to 2008, Ponzi scheme continues to grow. 2008, Bernie confesses his fraud to his son. And 2009, Bernie sentenced to 150 years in prison. उन्हें 150 साल कैद की सजा हुई। Now, take a look on brief history of the firm. बर्नी ने अपनी खुद की कंपनी 1960 में स्टार्ट की थी with $5,000 which he earned by working as a lifeguard and installing sprinklers. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो फर्म्स रजिस्टर्ड थी उनसे कॉम्पीट करने के लिए बर्नी की फर्म ने इनोवेटिव कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज की मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग। एक वक्त पर मैडॉक सिक्योरिटीज नैस्डैक की लार्जेस्ट बाइंग सेलिंग मार्केट मेकर थी। Nasdaq, an American stock exchange which has the largest trading volume in the world. The Madoff family business. Here is a partial family tree which shows how the family occupied the firm's executive offices or posts. Left में आप देख रहे हैं बर्नी, who owned 75% of the company. बर्नी के दो सन थे, एंड्रयू एंड मार्क, दोनों ही डायरेक्टर ऑफ ट्रेडिंग थे। बर्नी की स्पाउस रूथ, हु हैज नो इंटरेस्ट इन द बिजनेस। राइट में आप देख सकते हैं पीटर, यंगर ब्रदर ऑफ बर्नी, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द फर्म, हु ओन लेस देन 5% stake. Marion is Peter's spouse, having no interest in the business. Shanna, Peter's daughter and Bernie's niece, is a firm's compliance attorney officer, and her spouse Roger has no interest in this firm. Bernie, a well-versed and prominent personality and an active member in financial industry, and his firm was also doing well. मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सो व्हाट्स द मैटर? बर्नी की फर्म जो वॉल स्ट्रीट की टॉप मार्केट मेकर थी, उसकी एक एसेट मैनेजमेंट यूनिट मैसिव पॉन्जी स्कीम में इन्वॉल्व थी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड किया जा रहा था। अराउंड $65 बिलियन या कहें 33,06,017 करोड़ का फ्रॉड रिमेन्स अनडिटेक्टेड फॉर डिकेड्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, हाउ डिड मेडॉफ सक्सीड फॉर सो लॉन्ग? As we know now, Bernie was a well-versed and active member in financial industry, having big name in the financial market with prominent personality. और अगर आपको अच्छे रिटर्न का ऑफर मिले ऐसे पर्सन से जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नैस्डैक है, so without any doubt wouldn't you like to invest in the scheme? और फिर तो डाउट उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही रीजन है उसकी पॉन्जी स्कीम का इतना लंबा चलने का, क्योंकि यहाँ हाई रिटर्न तो था लेकिन ट्रस्टवर्दी पर्सन से। एंड देन द टाइम केम जब बर्नी से यह सब ज्यादा संभाला नहीं जा रहा था, एंड ही रन आउट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स एंड द इन्वेस्टर्स डिमांडेड देयर मनी बैक।
जब बर्नी को समझ आया कि वो अब इस पॉन्जी स्कीम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, then he decided to confess to his son about the fraud of Ponzi scheme, who then informed this all to federal authorities, and the very next day Bunny got arrested. अब बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जिक्र भी लाजमी है. As Bernie was known as darling of regulators and helping them with advice on how to break market monopolies, and he also asked to serve on Security Exchange Commission Advisory Committee on Stock Market. अब इस बात से तो साफ है, रेगुलेटर्स को काफी भरोसा था बर्नी को, और शायद यही लापरवाही भी थी. SEC to be blamed for the failure to discover and ignorance to uncover Madoff's fraud, instead of having ample of information. Repeated warnings और complaints के बाद भी बर्नी को नहीं रोक पाया और कोई strict action भी नहीं लिया गया, except firing a manager who is responsible for inspecting investment firms as per Washington Post. अब आइए देखते हैं कितने क्लूज थे एसईसी के पास जिसकी इग्नोरेंस से ये स्कैम इस लेवल तक आ पाया. 1992 न्यूयॉर्क एसईसी ने 4 लोगों पर केस किया था इलीगल तरीके से मार्केट से मनी उठाने पर, क्योंकि उनका शक था कि वो पॉन्जी स्कीम है, बट फाउंड अनरिलेटेड टू बर्नी, एज बर्नी ओनली मैनेज द मनी. एसईसी की वार्निंग के बाद वो मनी इन्वेस्टर्स को लौटा दी गई. 1999 SEC Washington DC conduct limited examination to review trading practices and finds violation in trade execution, and Bernie says he will address them. कि वह सुधार कर लेगा, and the matter closed here. 2004 SEC Washington DC ने फिर एक लिमिटेड एग्जामिनेशन किया कि वाकई में जो हेज फंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस है वो क्लाइंट के बेनिफिट में ही काम कर रही है और उन्हें कोई वायोलेशन नहीं मिला और उन्होंने केस न्यूयॉर्क एसईसी को रेफर कर दिया. 2005 अब न्यूयॉर्क एसईसी ने लिमिटेड एग्जामिनेशन करवाई अबाउट सस्पिशियस ईमेल्स फाउंड ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ हेज फंड एज वेल एज न्यू स्टोरीज दैट रेज क्वेश्चन ऑन बर्नीज कंसिस्टेंट रिटर्न. एसईसी ने ये सर्टिफाई किया कि एग्जीक्यूशन एंड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में वायोलेशन है, जो बहुत बड़ा फ्लॉ है. In later November, SEC investigator हैरी मार्कोपोलस से मिले, जो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट टर्न इन्वेस्टिगेटर थे. बर्नी के केस में ये विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने बर्नी का केस बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया था और उनका दावा था कि बर्नी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम चला रहा है, बट वार्निंग्स इग्नोर्ड बाय सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स. 2006 एसईसी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जिसमें पता चला कि बर्नी ने अपने मनी मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में मिसलीड किया है, गुमराह किया है, एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस बर्नी अग्रीज टू रजिस्टर एज एन एडवाइजर, और फिर से एसईसी ने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी. अब तो साफ हो ही गया था कि मौके तो बहुत थे फ्रॉड अनकवर करने के, बट एसईसी के इग्नोरेंस की वजह से ये फ्रॉड अनकवर नहीं हो पाया. आइए देखते हैं फ्रॉड एक्सपोज होने के बाद बर्नी का हश्र क्या हुआ. आप लेफ्ट में देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का ये चार्ट जो बर्नी की क्रिमिनल चार्जेस शो कर रहा है. बर्नी पर टोटल 11 चार्जेस लगे थे, जिसमें 2 बार इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटीज फ्रॉड, मेल फ्रॉड, वायर फ्रॉड, फॉल्स फाइलिंग विद एसईसी, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फ्रॉड, फॉल्स स्टेटमेंट्स, पर्जरी, झूठे बयान का फ्रॉड, theft from an employee benefit plan, और ओवरऑल टोटल उनको 150 ईयर्स का प्रिजन हुआ. और आप राइट में देख सकते हैं बर्नी की फैमिली, ब्रूथ जो कि वाइफ थी बर्नी की, वो इनोसेंट प्रूव्ड रही. मार्क जो सन थे बर्नी के, वो भी इनोसेंट प्रूव्ड हुए, लेकिन उनकी डेथ हो गई आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ दिस इंसिडेंट. एंड्रयू वो भी सन थे, जो कि सन थे बर्नी के, इनोसेंट प्रूव्ड रहे, लेकिन उनको ब्लड कैंसर से उनकी डेथ होगी 2014 में. पीटर ब्रदर ऑफ बर्नी, उनको 10 साल की सजा हुई. शना जो कि बर्नी की नीज थी, वो भी इनोसेंट प्रूव्ड रही. Others charged guilty: Frank DePascal, CFO and Director of Options Trading.
इन पे 10 चार्जेस लगे थे। इनको मैक्स 125 ईयर्स का सजा होने वाली थी, बट उससे पहले ही इनकी लंग कैंसर से डेथ हो गई। डेनियल, अकाउंटेंट एंड डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, इनको 10 साल की सजा हुई है। जुआन क्रूपी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्हें 6 साल की सजा हुई है। जॉर्ज पेरेस एंड जेरोमा ओहारा, दोनों ही कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, इन्हें 2.5 साल की सजा हुई है। डेविड जी फ्रिलिंग, ऑडिटर, जो फर्म के ऑडिटर थे, इनकी सपोर्टिव बिहेवियर की वजह से इन्हें कम सजा मिली, जिसमें 1 ईयर होम अरेस्ट, 1 ईयर सुपरवाइज्ड रिलीज एंड $3.18 मिलियन इनकी फॉरफिट कर ली गई। अब एक क्वेश्चन उठता है, विक्टिम्स, उनका क्या होगा? एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन 2008, US District Judge appointed Irving Picard as a trustee of the assets seized by the court, and Picard led the recovery of funds in this scheme. लेफ्ट में आप देख रहे हैं पार्टीज जिनसे रिकवरी होनी है, और राइट में अमाउंट टू बी रिकवर्ड। थर्ड नंबर पर आप देख रहे हैं जेपी मॉर्गन चेज, जिन पर एलिगेशंस थी कि उन्होंने अथॉरिटीज से पॉन्जी स्कीम का सच छुपाया। बट लेटर, एज पर Reuters report on 18 May 2016, जेपी मॉर्गन won the lawsuit on the note that जेपी मॉर्गन का कोई स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं था बर्नी के फ्रॉड में। Allegations of 3 of the big fours पर भी थे for not doing their work with due diligence. However, on detailed proceedings, they were proved not guilty on the fact that role of auditor is limited to watchdog and not bloodhound. The facts not available and presented could not be verified. रिकवरी शुरू हो चुकी थी। आप देख रहे हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, जो कि 12 दिसंबर 2018 की है। लेफ्ट साइड में है जो अमाउंट हमें रिकवर हो चुका है, रिकवरीज हुई हैं, और राइट साइड में आप देख सकते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। $647.8 मिलियन हमें इनिशियल रिकवरीज हुई हैं। $6 बिलियन हमें सेटलमेंट रिकवरी हुई है बिगेस्ट और अर्लीस्ट कस्टमर से। बैंक से हमें $794 मिलियन मिला है। $3.9 बिलियन फीडर फंड से मिला है। अदर कस्टमर से हमको $47.4 मिलियन मिला है, और $1.4 बिलियन जो स्मॉलर सेटलमेंट था कस्टमर्स के साथ, उससे मिला है। ओवरऑल 13.3 बिलियन रिकवर हुआ था, जिसे कि $11.3 बिलियन विक्टिम्स को रिटर्न कर दिया गया है, और $1.8 बिलियन कस्टमर्स फंड और रिजर्व में ट्रांसफर किया है। $227.6 मिलियन अनअवेलेबल अपील्स और रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है। तो इस तरीके से रिकवरीज और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस स्कैम की वजह से पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री गहरे सदमे में थी। इस स्कैम का इफेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी पर क्या रहा, देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बर्नी ने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को कंसिस्टेंट रिटर्न का वादा देकर डिफ्रॉड किया। द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वॉज शॉक्ड by how he was able to manipulate the system to create one of the largest and longest running Ponzi scheme in the world. There were huge withdrawals, and these events adversely affect others investors' belief in how our financial systems work. लोगों का विश्वास टूटा और उनके मन में डर बैठ गया, जिसका रिजल्ट था कि कुछ समय के लिए चैरिटीज इंस्टीट्यूशंस को बंद करना पड़ा। इस चपेट में मेजर बैंक्स भी पीछे नहीं थे। लोग अपना पैसा बैंक्स में रखने में भी डर रहे थे ड्यू टू बैंक्रप्सी सिचुएशन। यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का क्या रिफॉर्म था इस स्कैम के बाद? रिवाइटलाइजिंग द इन्फोर्समेंट डिवीजन। इन्फोर्समेंट डिवीजन को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, जो कि सिग्निफिकेंट केसेस जिनका मीनिंगफुल इम्पैक्ट हो उस पर ज़्यादा फोकस करेगी। इसमें नेशनल स्पेशलाइज्ड यूनिट्स को भी शामिल किया जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस को बेटर और इफिशिएंटली कर पाए। रिवैम्पिंग हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड टिप्स। एसएससी के पास हर साल n नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आती हैं। उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए नई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई गई। Encouraging greater cooperation by insiders. Insiders knows a lot about organization. SEC developed a formal agreement to secure the cooperation. Enhancing safeguard for investors' assets. SEC adopted rules to better protect clients' assets by encouraging registered investment advisors to place
client's assets in the custody of an independent firm, unlike Bunny's firm, where it is not used by custodian and not in control of advisor. Improving risk assessment capability. HEC continues to improve its risk assessment procedures and techniques to better identify areas of risk by increasing the amount of information and available and documentation by the agency, which helps in conducting risk assessment. Improving fraud detection procedures, recruiting staff with specialized experience, expanding and targeting training to make the employees skilled, integrating broker-dealer and investment advisor examination. SEC adopted a protocol that integrates examination teams for firms that are registered as broker-dealer and investment advisor to make sure staff with right skill sets are assigned. अब आइए बात करते हैं इंडियन पॉन्जी स्कैम्स की। करंट स्लाइड में 3 केस हैं। तीनों में ही एक बात कॉमन है, वो है पॉन्जी स्कीम। दैट मीन्स देयर इज नो बिजनेस मॉडल टू जनरेट रिटर्न्स। फर्स्ट केस है सहारा ग्रुप का, स्कैम ऑफ 24,000 करोड़ रुपीज। SEBI found that Sahara India Real Estate Corporation and Sahara Housing Investment Corporation violated the Companies Act by issuing OFCD, optionally fully convertible debenture. कंप्लेंट मिलने के बाद SEBI ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और सहारा से फंड रेजिंग और उसके एप्लीकेशन प्रोसेस पर क्लैरिफिकेशन मांगा, जिसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था क्योंकि उनकी फंड रेजिंग एंड एप्लीकेशन प्रोसेस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, and SEBI orders not to raise any further funds. But Sahara approaches various courts on the point that both the companies are unlisted and out of the jurisdiction of SEBI. But as per SEBI, the issue was to more than 50%, so it has become a public issue, and thereby there was a requirement of listing, which was not complied, and SEBI derives its power. And lastly, Supreme Court orders to return 24,000 crore with 15% interest to the investors within 3 months. Sahara fails to pay the same. As a result, Chairman Subrata Roy along with 2 officials got arrested, but later Subrata Roy released on bail. And the second case of Sarda Group, scam of 2500 करोड़ रुपीस। एक चिट फंड स्कीम जिसमें इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न का अबाउट 15 to 50% तक का ऑफर किया जा रहा था। ये एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम थी जिसे चिट फंड का नाम दिया जा रहा था so as to avoid SEBI interference. However, SEBI managed to identify the group raising capital through a chit fund scheme and ordered Sarda Group to immediately stop its activities. SEBI also warned the state government of West Bengal about this. Both the government as well as Sarda Group ignored SEBI and इस स्कैम को पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। SEBI also warned state government of West Bengal about this. इस स्कैम को पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। Both government and as well as Sarda Group ignored SEBI और जब यह स्कैम रिवील हुआ सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन CBI को ट्रांसफर कर दी गई।
SEBI also warned state government of West Bengal about this. इस स्कैम को पॉलिटिकल सपोर्ट भी था. Both government as well as Sarda Group ignored SEBI. As a result, Sudipto Sen, chairman and MD of Sarda Group, and many prominent personalities and politicians involved got arrested, including two members of parliament. The third case is of PSCL scam of 49,000 crore rupees. और जैसा कि पॉन्जी स्कीम में होता है, यहाँ भी इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न ऑफर किया जा रहा था टू परचेज अ लैंड एंड डेवलप इट फॉर एग्रीकल्चर यूज एंड देन सेल इट फॉर गुड प्रॉफिट. और इस स्कीम में इन्वेस्टर्स को रिटर्न के साथ प्लॉट भी देने का दावा किया जा रहा था. On investigation, SEBI found that the money collected by PSCL was illegal, and as it did not have the license and requisite permission to operate collective investment scheme, and SEBI ordered to return the collected money to the investors. Like Sarda Group, इस स्कीम को भी political support था. And in the end, Nirmal Singh Bangu, the chief and all the responsible person involved got arrested. PSCL स्कैम को इंडिया का तो अब बात आती है कि पॉन्जी स्कीम को पहचाना कैसे जाए. सो हियर आर सम रेड फ्लैग्स टू वॉच आउट फॉर. It targets a specific group of people and offers high or unrealistic returns with little or no risk. There is sure and guaranteed consistent return promises. Unlicensed seller, unregistered investment, no proper information on how business runs, avoid paperwork. So think before you invest and be careful while making investments. Now it's time to sum up here. For any query or doubt, you can comment below. This is Priya Sonwan signing off here. Thank you.